तो आओ यार, अजय देवगन की गर्दन सीधी करते हैं और शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने एक्सपेरिमेंट देख ही लिया होगा, वो बेसिकली इसकी वजह से हुआ था। इसको बोलते हैं, आवाज़ आ रही होगी। अब इसको ऐसे ट्रीट करो, ये स्मॉलेस्ट वैन डी ग्राफ जनरेटर है दुनिया का, ठीक है। तो ये जैसा चार्ज जनरेट कर रहा था, सेम चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव उसके ऊपर टॉय के ऊपर आ रहा था, बटरफ्लाई जो भी आप बोल दीजिए। तो एक दूसरे को दोनों क्या कर रहे थे, रिपल, राइट। इसका काफ़ी यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में के थ्रू ये पैटर्स इंट्रोड्यूस करा दिया। अब ये समझो, स्मॉलेस्ट वैन डी ग्राफ जनरेटर, राइट। ठीक है साहब, हम इतना समझ गए कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। बट कैसे, बड़ा क्वेश्चन ये है। जैसे आप सोचो, जैसे ये एक चार्ज ये मान लीजिए और दूसरा चार्ज ये, तो इसको मैकेनिकली फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लेट से हों, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे रिपल कर रहे हैं। यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो फोर्स लग कैसे रहा है? एकदम ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। आंसर है कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसा है? नॉन कॉन्टैक्ट। आपकी लाइफ में नॉन कॉन्टैक्ट एक फोर्स ऑलरेडी आ चुका है जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। वहाँ पे भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। सेकंड ऑब्वियस क्वेश्चन है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे है, प्लीज़ इसको इलेबरेट करें। हाँ, ये ऑब्वियस सी बात, इलेबरेट करना भी चाहिए। इलेबरेट करने के लिए मैंने एग्जांपल लिया। ये मान लीजिए नदी है, ठीक है। नदी, इस पर यहाँ पे एक पार्टिकल है, रखा हुआ पत्ता है, कुछ भी हो सकता है। आपने यहाँ पे एक स्टोन ड्रॉप कर दिया। जैसे आप यहाँ पे स्टोन ड्रॉप करोगे, यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस, एक हलचल पैदा होगी। आपको मन में, आपको पता होगा वेव जनरेट होगी, बट मैं ऑब्वियसली कॉमन टर्म ले रहा हूँ। यहाँ एक हलचल जनरेट होगी, वो हलचल के थ्रू यहाँ पे क्या लगेगा? फोर्स, ठीक है। तो पहले क्या हुआ? इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस। पहले क्या हुआ? एक हलचल जनरेट हुई और वो हलचल या डिस्टर्बेंस ने इस पर क्या लगाया? फोर्स। सेम हम लोग इस यहाँ पे भी एनालॉग कर सकते हैं, एनालॉगस वे में ले सकते हैं। जब आप एक चार्ज लेके आते हो तो वो अपनी सराउंडिंग में क्या क्रिएट करता है? एक डिस्टर्बेंस, और वो डिस्टर्बेंस उस पे जाके फोर्स लगाती है। लेट्स से उस डिस्टर्बेंस को अपन बोल देते हैं कि मिस्ट्री है, उसका कुछ नाम है, बहुत स्पेशल नाम है, और सब कुछ वहीं पे चलेगा, है ना। बट अब ऑब्वियसली अभी सरप्राइज है, ठीक है। तो चार्ज जो होता है वो मिस्ट्री क्रिएट करता है, और वो मिस्ट्री दूसरा एलिमेंट पे फोर्स लगाती है। इट कैन बी अट्रैक्शन, इट कैन बी रिपल्शन, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द चार्ज। तो दो चीज़ें जो इसकी एक निचोड़ है राम कहानी का, जो आपको याद रखना चाहिए, वो पहला क्या है कि ऑब्वियसली फोर्स, इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस। पहला है कि एक डिस्टर्बेंस, एक हलचल पैदा कर रहा है ये चार्ज, और दूसरा चार्ज उसको क्या कर रहा है? फील कर रहा है। वो हलचल, वो पैदा करने वाला डिस्टर्बेंस, उसका कुछ स्पेशल नाम है। फिलहाल के लिए हमने क्या मान लिया? एक मिस्ट्री, राइट। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ठीक है साहब, समझ गए फोर्स कैसे एक्ट करता है, कितना लगता है। तो कूलम साहब ने फोर्स का एक फॉर्मूला दिया था, जिसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 चार्जेस हैं ऑब्जेक्ट पे, और वो साइन के साथ रखे जाएंगे। साइन मतलब प्लस माइनस जो भी है। इफ़ फोर्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव तो रिपल्शन है, और नेगेटिव आता है तो अट्रैक्शन है, ठीक है। के जो है वो कूलम्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 9 × 10⁹ इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका वैल्यू, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला को लगाने के लिए कुछ वैलिड कंडीशंस। पहला होता है चार्जेस मस्ट बी पॉइंट। ये पॉइंट चार्ज क्या होता है? क्या बहुत छोटा हो? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पॉइंट चार्ज मतलब रिलेटिव डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए मेरे दो ये हैं जो पंजे हैं, ये पॉइंट चार्ज तरह बिहेव कर सकते हैं अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मून हो। एक मून पे रखा हो या अर्थ पे, तो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस जो होगी उसके लिए ये पंजे कैसे बिहेव करेंगे? एज अ पॉइंट। पॉइंट चार्ज इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है। चार्जेस शुड बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। स्पीड आती तो कुछ अलग गेम होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, बट फिलहाल के लिए समझ लो दे शुड बी एट रेस्ट। मतलब ये दो चार्ज ऐसे रखे हैं तो रेस्ट पे हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। मतलब ऐसा हो सकता है ये, राइट। एग्जाम्पल दे लाइक दिस, जैसे ये है, इस पर दो चार्ज रखे हुए ये ऐसे मूव कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट मूव लाइक दिस कि एक के रिस्पेक्ट में मोशन लगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन है दे शुड नॉट ओवरलैप, है ना। ऐसे नहीं होनी चाहिए, थोड़ा तो कुछ ना कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है जिसके साथ कूलम्स लॉ। अच्छा, फोर्स एक वेक्टर आपके मन में आ रहा होगा कि तो वेक्टर तो लिखा ही नहीं है, तो मैंने लिख दिया साफ साफ मैग्नीट्यूड ओनली। डायरेक्शन वाला फॉर्मूला आपको बता देंगे सिंस एनसीईआरटी में दिया हुआ, अदरवाइज डायरेक्शन हम लोग लॉजिक से निकालेंगे हमेशा, है ना। उस फॉर्मूले को सिर्फ देख लीजिएगा नाम मात्र के लिए, ठीक है। यार अगर आप देखें तो ये फार्मूला रिसेंबल हो रहा है न्यूटन्स फार्मूला F = G m1 m2 / r स्क्वायर से, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने ऐसा तुक्का लगाया था। पहले आप एक्सपेरिमेंट देखिए जो साथ में एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अब अगर इस एक्सपेरिमेंट में देखें तो चार्ज ले रहा है या फिर लेके थोड़ी दूर जा रहा है, फिर चार्ज रिलीज़ कर दे रहा है, ठीक है। तो चार्ज बहुत देर तक ऑब्जेक्ट पे रुकता नहीं है। तो जो न्यूटन ने अपैरेटस यूज़ किया था टॉर्शनल बैलेंस टाइप का, वही सेम अपैरेटस लगभग
चार्ल्स अगस्टिन डू किलम ने भी यूज़ किया था, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि शायद ये तुक्का ही मारा था इन्होंने, है ना, क्या था क्या नहीं। फिलहाल मैं इन सब बातों में बहुत इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन पूछते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ मुझे वैसा लगता है। क्योंकि आप खुद देखो, मैं एक्सपेरिमेंट इतनी बड़ी वैन डी ग्राफ मशीन से कर रहा हूँ तो भी चार्ज स्टे नहीं हो रहा, और बिना उसके चार्ज को स्टे करके एक्सपेरिमेंट इतना केयरफुली डाउटफुल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा गलत है, नहीं मैं उनको डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। खैर, मुझे इन सब बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट ये है कि आप सोचो F बराबर GM1m2/r² से रिसेंबल कर रहा है तो श्योर शॉट है। काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च इस पर हो चुकी है, ठीक है, ये काफ़ी एक्यूरेट फॉर्मूला। प्रॉब्लम ये है कि सर क्यों रिसेंबल कर रहा है ये? ग्रेविटेशन मास अलग चीज़ है, चार्ज अलग चीज़ है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो क्या नेचर हमें कुछ बताना चाह रही है? ये क्वेश्चन लगभग मुझे 8-10 साल से परेशान कर रहा है, राइट। तो या फिर हम कुछ मिस कर रहे हैं, जैसे कि लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है ना। तो है ना, काफ़ी आई थिंक 2 बज गए हैं, 2:30 बज गए हैं, तो रात भर मुझे नींद नहीं आई ये सब चीज़ें सोच के। बट फिलहाल आई थिंक तुम टाइम वेस्ट कर दो बच्चों का। तो सोचिएगा इसके बारे में कि नेचर हमें शायद कुछ बताना चाह रही हो और जो हम समझ नहीं पा रहे, राइट। तो मुझे तो काफ़ी चीज़ें सरप्राइज़ करती हैं। आपने अपनी रातों की नींद कई लोगों के चक्कर में ख़राब करी होगी, है ना, उसके चक्कर में। मैं चाहूँगा कि एक रात की नींद इसके चक्कर में भी ख़राब हो। सोचिएगा इसके बारे में, ठीक। तो एकदम ऑब्वियस है कि हम लोग वेक्टर फॉर्म यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए कुछ 3D सवाल होते हैं जो जेई पूछ चुका है, उसमें सिंप्लीफाइड कर देता है ये। अदरवाइज आपका इमेजिनेशन अगर तगड़ा तो आप सब कर सकते हो, बट सिंस वी आर फॉलोइंग द एनसीईआरटी तो हमें भी करना पड़ेगा, राइट। कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। ये 2 चार्ज हैं Q1 Q2। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का R2 है, और Q1 से Q2 की तरफ जो वेक्टर जा रहा है वो R है। तो हमें पता है कि ये प्लस ये बराबर ये, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मान लीजिए R1 + R = R2। यहाँ से R वेक्टर आ रहा है R2 - R1, ठीक है। फोर्स क्या होता है? वेक्टर कैसे लिखते हैं? किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर लिख दिए तो वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फोर्स का वेक्टर लिखना है मैग्नीट्यूड और यूवी मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे बताते हैं? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँ, तो ये वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दी, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। देखिए ये वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दी, यूनिट वेक्टर आ गया। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? K Q1 Q2/r²। आर क्या है? ये, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? यहाँ पे 2 लाइनें लगा दूँ तो 2 लाइनें लगा दी और होल स्क्वायर कर दिया। फिर इसके बाद दोनों मल्टीप्लाई को होल क्यूब। तो ये डरावना वाला फॉर्मूला बुक्स में देखते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में भी शायद दिया हुआ। तो इसका कोई यूज़ नहीं है यार, सिंस दिया हुआ तो बता दे रहे हैं ना, अदरवाइज आप बस इसको देख लीजिए, ठीक है। हम लोग भेजे से निकलेंगे डायरेक्शन, ठीक है। तो ओके, जो डिस्टर्बेंस है आपने बताया था ना, फोर्स 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला डिस्टर्बेंस, दूसरा क्या है? फोर्स। जो डिस्टर्बेंस है यार, उस डिस्टर्बेंस को हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे इन कंपेयर टू फोर्स। आप देखोगे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में डिस्टर्बेंस पे अपन ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं इन कंपेयर टू फोर्स, राइट। तो होता क्या है कि यार फोर्स पीछे हो जाता है, डिस्टर्बेंस आगे आता है। तो डिस्टर्बेंस को पढ़ने के लिए अगर अपन के को, कूलम्स कांस्टेंट को ये लिख दें 1/4πε0। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी, और ये एफ से इसको लिखते हैं, ग्रीक लेटर है। तो फोर्स का फॉर्मूला ये बन गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, एप्सिलॉन बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? घटेगा। कंफ्यूजिंग है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। ऐसा लग रहा है परमिशन है, परमिशन है तो घट क्यों रहा? हकीकत में इसको ऐसे फील कर सकते हो कि आप ऐसे सोचो कि एक एयर है, ठीक है, और एक बार वाटर है। आप हैं वो डिस्टर्बेंस। फर्स्ट स्टेप क्या था? डिस्टर्बेंस। आपको एक बार एयर में भागना है और एक बार कहाँ भागना है? उसमें वाटर में। आप कहाँ तेज भाग पाओगे? आपका इफेक्ट कम हो जाएगा ना वाटर में, एनर्जी आपकी कम हो जाएगी वाटर में, राइट। सेम यहाँ पे भी है ना। तो परमिटिविटी को आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस पर ज़्यादा डिस्कशन कैपेसिटर में होगा जब हम डिस्टर्बेंस को समझ चुके होंगे, वो मिस्ट्री जो है, ठीक है। फिलहाल वैक्यूम के लिए इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। नॉट का मतलब नथिंग, कुछ है नहीं वैक्यूम, इसलिए इसको, और ये नॉटिंग की सी वैल्यू है, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिलहाल ये वाटर के लिए, वाटर वाली याद करने की जरूरत नहीं, क्यों लिखा है बता रहा हूँ। अब सोचो, मान लो वैक्यूम के लिए फोर्स निकालना तो 1/4π एप्सिलॉन होता है, और वाटर के लिए, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। पुट कर दिया। मान लेते कुछ चार्ज होगा, कुछ गिवन डिस्टेंस होगी। सेम कन्फिग्रेशन में हमने फोर्स निकाला था 800 न्यूटन आ रहा है, 800 न्यूटन, ठीक है। फिर गिवन कन्फिग्रेशन के लिए जो चार्ज डिस्टेंस सब कुछ फिक्स है। फिर वाटर के लिए निकाल लें तो वाटर में एप्सिलॉन क्या रखेंगे? एप्सिलॉन वाटर, और फोर्स है 10 न्यूटन। ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? देखिए समझिए क्यों बताया जा रहा।
अगर आप थोड़ा सा देखो, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, इस पे ध्यान दे, तो अगर एफ वाटर को हम लोग लिख सकते हैं 1/, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, चलो अच्छा पहले बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, अगर इसमें 80 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें अगर 80 से मल्टीप्लाई करें तो एप्सिलॉन वाटर आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, मैं आपको अप्रॉक्सीमेट है। तो एप्सिलॉन वाटर जो है वो 80 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो हम लोग अगर एप्सिलॉन वाटर को लिख दें 80 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, तो अगर आप देखो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वो एफ वैक्यूम ही है। तो अगर हम लोगों को पता होता पहले से कि इसमें 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है एप्सिलॉन वाटर, तो मैं क्या करता, वैक्यूम में फोर्स निकालता और डायरेक्टली किससे डिवाइड कर देता है, 80 से। बात समझ में आ रही? तो बहुत फ़ायदा होगा। सोचो कोई भी गिवन मीडियम में, मान लो कोई एक्स मीडियम है, ठीक है, वहाँ पे फोर्स है वैक्यूम में 100 न्यूटन, और मुझे किसी गिवन मीडियम में निकालना है, और उस गिवन मीडियम की एक खास बात है, उस गिवन मीडियम का एप्सिलॉन जो है वो 10 टाइम्स है एप्सिलॉन नॉट। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, उस मीडियम में फोर्स निकाला है तो वैक्यूम के फोर्स को 10 से क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो सहूलियत हो जाएगी, अलग अलग के एप्सिलॉन याद नहीं करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को बताने के लिए एक नया टर्म डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब डिस्कस करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी बहुत ही ईजी चीज़ है, राइट। वो क्या है समझ लीजिए, एप्सिलॉन, और इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को, ये डिफाइंड होता है एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन मीडियम, कोई भी मीडियम, वाटर एयर, कुछ वाटर एयर ऑयल कुछ भी हो। वाटर के लिए क्या डिफाइंड होगा, एप्सिलॉन वाटर बाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो 80 होता है डेटा अगर आप रखोगे तो। वैक्यूम के लिए तो एप्सिलॉन मीडियम, वैक्यूम के लिए खुद ही एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो तो 1 हो गया। तो एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि जो मीडियम का एप्सिलॉन होता है वो हमेशा वैक्यूम से ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, वैक्यूम के लिए 1 हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन की जगह क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो देखो वहाँ पुट कर दिया, ठीक है। तो बुक्स में जनरली ये फॉर्मूला लिखा रहता है, मैं भी चाहता था एक लाइन में लिख सकता था, बट यार है ना, ऑब्वियसली आपको फील होना चाहिए कैसे क्या आ रहा है और क्यों डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। मेन इंपॉर्टेंट है क्यों, ठीक। ओके, तो ये है बेला स्वान। तो ये बेसिकली ट्विलाइट की हीरोइन है, राइट, और मेरा क्रश भी है और शायद रहे भी, है ना। ये हम है निहाल सिंह, ठीक है। तो मैंने अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान लिया, इनके ऊपर नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आप देखो मेरे ऊपर इधर एक तरफ फोर्स लग रहा, मतलब बेला मुझे खींच रही है। अरे बेला क्या कर रही हो, अरे बेला छोड़ो, अरे बेला क्या बदतमीजी, पहला बच्चे देख रहे, अरे प्लीज़ नहीं मानोगी, मैं भी बेला को घसीट रहा हूँ। तो अगर आप देखो मैं बेला को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, बेला मुझे अट्रैक्ट कर रही है, हम एक दूसरे को खींच रहे हैं। कई लोग कह रहे होंगे क्यों, प्यार है भाई, है ना। तो कई लोग कह रहे होंगे प्यार है तो फिर पास क्यों नहीं जा रही। मैं क्या दिखना चाहते हो, अरे एजुकेशनल चैनल, कैसी बातें करते हो, जोक सपोर्ट। यही मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कोलैप्स क्यों नहीं हो जा रहा, कोलाइड क्यों नहीं हो जा रहा, ठीक है। हकीकत में ये है कि ये किसी एक्सटर्नल फोर्स से फिक्स है। दैट फोर्स कैन बी इलेक्ट्रिकल, दैट फोर्स कैन बी मैकेनिकल, दैट कैन फोर्स बी मैग्नेटिक, कैसा भी फोर्स हो उस फोर्स से ये फिक्स है। सेम ये भी उस फोर्स से फिक्स है। तो जो बच्चे ठीक ठाक सोचते हैं उनके मन में बाद में विचार आता है कि सर तुरंत तो हो जाएगा। हकीकत में ये दोनों फिक्स रखे गए हैं किसी एक्सटर्नल मीन्स से। आपको इस पर कभी क्वेश्चन करना भी नहीं कि वो मीन्स क्या है। चाहे आप कंपटीशन कर रहे हो, चाहे बोर्ड कर रहे हो, आपको उसके बारे में डिस्कशन और सोचना नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि वो किसी फोर्स से फिक्स हैं। इतनी बात आपके दिमाग में अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप सोचो मैंने बेला को ही क्यों लिया, मैं किसी यहाँ की भी हीरोइन को ले सकता था। हकीकत में क्या है, बेला फॉरेन में रहती किसी कंट्री में, ठीक है, और मैं समझ ही रहा हूँ ना। तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो बेला और मैं एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो हम कूलम्स तो लगा सकते हैं। मुझे आपको रिकॉल भी कराना था। हकीकत में ये सब नाटक है, मैं बेला को ही लेता चाहे जो हो जाए, है ना, ठीक। दूसरी बात, अगर आप देखो दिल से दिल लड़ रहे हैं, आई मीन फोर्स एक दूसरे के लाइन ज्वाइनिंग है, तो जो फोर्स लगता है वो अलॉन्ग द लाइन होता है। तो 3 बातें हमें समझ में आनी चाहिए। नेट पॉइंट चार्ज का अप्रोक्सीमेशन है, क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग है। तो आप देखो बेला गुस्सा हो गई तो हम दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मेरे को पॉजिटिव था, बेला के ऊपर पॉजिटिव, तो हम दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, राइट। फोर्स की डायरेक्शन अभी भी अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग है, अपोजिट है ना। अगर आप सोचो भी अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता तो आप डायरेक्शन ना बता पाते किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, राइट। इसीलिए पॉइंट चार्ज मानना जरूरी होता है। क्या पॉइंट चार्ज की कंडीशन ट्रू है, यस। बेला बहुत दूर है, पॉइंट चार्ज कंडीशन ट्रू है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या थी, चार्जेस शुड बी एट रेस्ट, गुस्से में है बट जा नहीं रही है ना, होता ना कभी कभी, ठीक है। तो ठीक, तो अगर आप सोचो दोनों एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको कूलम्ब लॉ की जितनी भी कंडीशन है सारी क्लियर कर दी, ठीक है। फोर्स अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग, चार्जेस शुड बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम उनको क्या मान पाएंगे, पॉइंट चार्ज नहीं मार पाओगे तो फोर्स की डायरेक्शन नहीं बता पाओगे, ओवरलैप तो करने सवाल नहीं है, बेला इतनी दूर है, राइट। ओके, ये तो फिजिक्स की बात होगी। वैसे आप कभी इस केस में फंसिए नहीं, है ना।
बट अगर फर्स्ट आते हैं तो गालिब साहब की 2 लाइनें यूज़ कर सकते हैं, है ना। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय हम मर जाएंगे हम लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। ओके, तो अब डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखा जाए क्या है, 3 चार्ज है Q1 Q2 Q3, ठीक है। मुझे Q3 पे फोर्स निकालना है। बेला वाले एग्जांपल्स मैंने आपको पहले बता दिया था कि जिस पे फोर्स निकालना उसको पकड़ दो। बताओ ये इस पर रिपल कर रहा है तो इधर फोर्स लगेगा। इसको पढ़ते हैं F31, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ठीक है। ये तरीका पढ़ने का। इसके वजह से फोर्स इधर है तो F21, ठीक है। मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा। अब इतनी बात सुनने के बाद अगर तुम्हारे मन में 2-4 गाली मेरे लिए नहीं आई तो तुम पढ़ नहीं रहे हो ढंग से, क्योंकि तुम्हारे मन में तुरंत आना चाहिए क्यों बे, ये दोनों एक दूसरे को रिपल नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तो तुम तो एकदम डायरेक्ट ऐड कर दे रहे हो कि जैसे यहाँ पे अकेला अकेला Q1 है तो ये फोर्स लग रहा है, यहाँ पे अकेला अकेला Q2 तो ये फोर्स लग रहा है, फिर दोनों का रिजल्टेंट, और जबकि तीनों एक साथ प्रेजेंट है, ये इसको रिपल नहीं करेगा क्या? क्या इसके वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा था वो चेंज नहीं होगा? मतलब आपने तो ऐसे मान लिया कि जैसे Q2 एब्सेंस है तो पूरा पूरा फोर्स लगा लिया, Q1 एब्सेंस है तो पूरा पूरा फोर्स लगा लिया, है ना। क्या ये इंट्यूटिव है? नहीं। क्या ये ट्रू है? यस। कैसे पता ट्रू है? जितने भी एक्सपेरिमेंट करे गए हर बार ये लॉ कंसिस्टेंट रहा है, हर बार। क्या इसको प्रूफ किया जा सकता है? ऑब्वियसली यार 3 चार्ज फ्री लाना इम्पॉसिबल टाइप का टास्क है ना, कि अलग अलग फ्री चार्ज वो भी फिक्स रहें, बट ऑब्वियसली मैं मैग्नेट से इसको प्रूफ कर सकता हूँ। आप सबको पॉजिटिव मान लीजिए। अब देखिए ये पॉजिटिव है तो ये इधर रिपल करेगा, राइट, ये इसको इधर रिपल करेगा, और ये भी पॉजिटिव है तो ये उसको इधर रिपल करेगा, सही है, ठीक। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा यार? इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा, बीचों बीच में ये होना चाहिए रिजल्टेंट। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूँ ताकि मैग्नेट टकराए ना, ठीक। हाँ, तो रिजल्टेंट वाइट के लॉन्ग आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं। ओके, तो एक कंपेरिजन करते हैं। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और वो अब एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे हैं। उनमें अट्रैक्शन होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, और रिपल्शन होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो कितना स्ट्रांग होता है? लेट मी राइट समथिंग। आपको लग रहा है 4000 गुना, क्या फ़र्क पड़ना, 4000 डाल दो, बहुत ज़्यादा होता है, बट फिर भी देखते हैं। लेट मी राइट सम बंच ऑफ जीरोस फॉर यू दिस मच टाइम्स। आपको लग रहा होगा कि ग्रेविटी तो फील होती, ये सब चीज़ें फील क्यों नहीं होती? हकीकत ये होती है यार कि ये स्ट्रांग है बट बैलेंस्ड बहुत है ना। आप सोचिए यार, नेचर के बारे में सोचिए कि इतना स्ट्रांग फोर्स होने के बावजूद रियलिटी ये कि ये बैलेंस है ना। क्या गजब का नेचर है ना। आप सोचो कि अगर ये बैलेंस ना होता तो आज ना मैं होता, ना आप होते, ना ये मोबाइल होता, ना कैमरा होता, ना बेला होती, ना कोई होता। कई लोग करोगे बेला की बात ना करो, बेला हमें भी पसंद है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ना, तुम्हें पसंद है, क्या कर लो मेरा, को फटक कर से इधर ही देंगे, टाप कर से। सॉरी। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट ये नहीं कि हम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से घिरे हुए हैं, हर जगह इलेक्ट्रिकल फोर्स स्ट्रांग है। जो मुझे सरप्राइज़ करता है आपको भी करना चाहिए, इट इज़ वेरी बैलेंस्ड, राइट। तो जस्ट आपको एक अगर आइडिया दिया जाए कि अगर मेरे और मेरी बेला के बीच में सिर्फ 1% इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो तो वो फोर्स सफिशेंट होगा इस पूरी अर्थ को उठाने के लिए। इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि नेचर चीज़ें बैलेंस चाहती है ना। सोचिएगा इसके बारे में, राइट।